सीबीआई ने आज एफआईआर दर्ज की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर जम्मू हेमराज के खिलाफ और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर राकेश कुमार चौधरी के खिलाफ। मामला तब बना जब लखनपुर जम्मू सेक्शन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है उसके ऊपर रूटीन का मेंटेनेंस वर्क जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना था। मैं आपको बता दूं कि 9 करोड़ 34 लाख रुपए का काम जो है वो इम्प्रूवमेंट और रूटीन मेंटेनेंस का लखनपुर जम्मू सेक्शन पर होना था और सीबीआई के द्वारा कहा यह गया है कि उसके टेंडर कानूनों का उल्लंघन करते हुए, कानूनों को परे रखते हुए स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। ये भी कहा गया कि 7 जगहों पर, जम्मू में, चंडीगढ़ में, रोपड़ में और अन्य 7 जगहों पर सीबीआई ने रेड्स की और रेड्स करने के बाद 67 लाख रुपए कैश और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीबीआई ने बरामद किए। ये कहा गया कि राकेश कुमार चौधरी ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था जब टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उन्होंने बताया ही नहीं था कि उन्होंने पहले जो कंस्ट्रक्शन की है अठोली से लेकर पलारी सेक्शन जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बनाया है वो 2 लेन था, 4 लेन था, 6 लेन था, जबकि बाकी जो 4 कॉम्पिटिटर्स थे जो भी उस टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो बिडिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये सब कुछ मेंशन किया था। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तक कहा कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्टर राकेश कुमार चौधरी ने बताया था, राकेश कुमार चौधरी ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हुए साथ लगाया था, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फेक थे, फोर्ज थे। और साथ ही में ये भी कहा गया कि इस मामले में जब टेंडर्स अवार्ड करना है तो टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी जो थी उस कमेटी को हेड कर रहे थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर जम्मू हेमराज, और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की है। उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया और जानबूझकर फेवरेबली ये टेंडर जो है वो अवार्ड किया राकेश कुमार चौधरी को। उसके अलावा रेड्स के दौरान ये भी कहा गया कि 65 लाख रुपए कैश राकेश कुमार चौधरी की प्रेमिसेस से और 2 लाख रुपए कैश रीजनल ऑफिसर जम्मू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेमराज के प्रेमिसेस से सीबीआई ने बरामद किए हैं। अब इस मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है और साथ ही में कहा गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस जो है इन प्रेमिसेस से अवार्ड किए गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए है स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आज सीबीआई ने ये जो कदम उठाया है इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय ये कहा जा रहा है कि ग्रॉस वायलेशन हुई है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। कैसे देखते हैं कि सीबीआई ने अब जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इतनी कैश बरामद की है, एविडेंस कहा जा रहा है कि बरामद किया है? ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने आखिर में कहा कि इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये रीजनल ऑफिसर के घर से बरामद हुई हैं और कॉन्ट्रैक्टर के घर से बरामद हुई हैं। मेरे लिए सिग्निफिकेंट ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कौन है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देने के लिए क्या कुछ किया गया। मेरे लिए सिग्निफिकेंट ये है, रीजनल ऑफिसर हेमराज के साथ जब भी स्ट्रेट लाइन ने बातचीत की, और जाहिर सी बात है इशू हमेशा होता था कि आपका जो टोल प्लाज़ा है उस टोल प्लाज़ा के ऊपर लोगों के पैसे कट रहे हैं और गलत तरीके से कट रहे हैं, और जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन इसी रीजनल ऑफिसर के साथ हुई है। जितनी बार हमने कॉन्वर्सेशन की, हर उस कॉन्वर्सेशन में वो यही कहते थे और ये उनके लफ्ज़ हैं कि जी ये टेंडर को खोलने का काम और टेंडर किसी को देने का काम, इवैल्यूएट करने का काम और उसके बाद टेंडर फाइनली अलॉट करने का काम, ये सारा काम जो है वो केंद्र से हो रहा है और ये सब कुछ जो है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय कर रहा है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। टोल प्लाज़ा के मामले में हमारा कोई रोल नहीं होता। जितनी बार इनसे बातचीत की और आप आम लोगों के मुद्दे जब हम स्टोरीज से उनको हाईलाइट करते थे और इनके पास जब हम जाते थे, रीजनल ऑफिसर के पास जाते थे या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी और ऑफिसर के पास जाते थे, वहाँ 2 खूबसूरत चीज़ें सुनने को मिलती थी। पहली बात ये, आप एक काम कीजिए ना, आपको फलां जो टोल प्लाज़ा है उसके ऊपर से फ्री पास दे देते हैं, वो फ्री पास आप ले लीजिए, बस आप मतलब मसला ख़त्म हो गया। तो आप स्टोरी करना छोड़ दो। आप बन टोल प्लाज़ा है उसके ऊपर आपको फ्री पास दे देते हैं, आप बस हो गया काम आपका। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम टोल प्लाज़ा को लेकर कोई स्टोरी करते थे या नेशनल हाईवे को लेकर कोई स्टोरी करते थे, मकसद उसका सिर्फ ये होता था कि आम आदमी की जो दिक्कत और परेशानी होती है
क्योंकि एक बड़े आदमी के लिए जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, उसके लिए 140 रुपया अगर फालतू कट गया कोई मैटर नहीं करता। एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके गलत पैसे कट गए तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब आपके गलत पैसे कटे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट करना? उनका जवाब प्रोफेसर साहब का आगे से ये था 280 रुपये ही गए हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको क्या कहते हैं, हमें कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए। मैंने कहा आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी तनख्वाह 2 लाख है, लेकिन आप उस आदमी की बात क्यों नहीं करते जिस आदमी की तनख्वाह 5,000 है, जिस आदमी की तनख्वाह 3,000 है? मेरे प्रोफेशन में, मेरे फील्ड में कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे फोटो जर्नलिस्ट हैं जो 7,000 8,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं। दैट्स अ रियलिटी, ये हमारे प्रोफेशन की सच्चाई है। अब जिस बेचारे की तनख्वाह 5,000 है, उसको 2 बार अगर बन टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है और गलती से उसके 460 रुपये कट जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। एक प्रोफेसर साहब के लिए, एक IAS अफसर के लिए, एक IPS अफसर के लिए, और ये जो फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हैं, इनके लिए ये 280 रुपये मैटर नहीं करते। क्या आपको लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कॉन्ट्रैक्टर के और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर NHAI के बीच में, जो कि CBI कह रही है कि और भी अन्य ऑफिशियल्स NHAI के इसमें मिले हुए थे, उनके खिलाफ भी FIR ली गई है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया है? पल्लवी जी, इशू ये नहीं है कि ये एक मामला है, मतलब 1 करोड़ या कुछ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है ये, जबकि इसी फर्म के पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। ये काम भी जो है नेशनल हाईवे के ऊपर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि अब CBI उन बाकी कामों को भी इन्वेस्टिगेट करेगी? पॉइंट इज नॉट कि उनके कामों को इन्वेस्टिगेट करती है या नहीं करती है। देखें, इशू हमेशा अक्सर होता है ये कि जब भी इस तरह का मामला बनता है तो हमारा फोकस होता है जी कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा गया, हमारा फोकस होता है जी देखो जी ठेकेदार ने गलत किया। हमारा फोकस कभी भी इस चीज़ पर नहीं होता कि जब एक कर्मचारी वहाँ पर था जो ये काम करने के लिए तैयार था, तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये किया ना। अगर कर्मचारी ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता तो जाहिर सी बात है इस तरह का मसला कोई बनता ही नहीं। CBI को रेड नहीं करनी पड़ती, CBI किसी को गिरफ्तार नहीं करती। 2 लाख रुपया एक कर्मचारी के घर से बरामद हुआ है। इसी तरीके से अन्य कई मामलों में और कर्मचारी जो लिप्त होते हैं, वो कर्मचारी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किए जाते हैं और उसके बाद आराम से वो वापस जो है दोबारा से फील्ड में आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को आप ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट होने के बाद थोड़ी देर तक काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर वो भी मैनेज हो जाता है, वो दोबारा से जो है काम करना शुरू करता है। मैं जिस इशू की तरफ आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि रीजनल ऑफिसर हेमराज जो कॉन्टिन्यूसली ये कहते रहे कि जी टेंडर की अलॉटमेंट हो या टेंडर देने का काम हो या टेंडर लेने का काम हो, इसमें रीजनल दफ्तर का कोई अमल दखल नहीं होता। ये सारा काम जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय करता है, ये सब कुछ वहीं से होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुना गया है, ये मैंने नहीं चुना है, ये दिल्ली से चुन लिया गया है। आज हमको ये पता चल रहा है कि ये सारे के सारे इल्ज़ाम जो केंद्र सरकार पर लगाए जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के ऊपर लगाए जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि जो कर्मचारी ये सारे काम कर रहा था, वही कर्मचारी अपने मंत्री के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि जी ये मेरे लेवल पे तो हो नहीं रहा। और इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़, एक और इंप्रेशन क्रिएट किया गया, वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया। वो ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि जनाब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, इसमें जम्मू के एक मंत्री साहब हैं उनका रोल है। अब आज के दिन ये पता चल रहा है कि 2 लाख रुपया RO के यहाँ से बरामद हो रहा है, मंत्री साहब के यहाँ से नहीं, वो RO के यहाँ से बरामद हो रहा है। तो इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि बड़े लोगों का नाम लेकर, मंत्री का नाम लेकर, मंत्रालय का नाम लेकर, किसी खास पर्टिकुलर आदमी का नाम लेकर आप कर क्या रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं। और जब आपको सवाल जवाब पूछने के लिए लोग आते हैं, आप कहते हैं जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो लोगों के लिए सब कुछ सोच रहा हूँ। अब एक और बड़ा स्कैम आप देखिए जो मुझे लगता है कि CBI को उस पर भी थोड़ी सी नज़र करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टोल प्लाजा पर उनके पैसे कटे हैं, किसी का 280 कटा, किसी को 460 कटा, किसी का 920 कट गया, ठीक है। एयरटेल, और ये सब कुछ हो रहा था एयरटेल के मनी बैंक से। एयरटेल के मनी बैंक से आपके गलत पैसे कट गए। पहले आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फ़ोन आ गया कि जी आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद आप फ़ोन आ गया एयरटेल की तरफ से कि जनाब आपके हम देख रहे हैं, हम टेक्निकल टीमें हमारी लगी हुई हैं, इन सब की टेक्निकल टीमें बहुत लगी रहती हैं। वो टेक्निकल टीमों का फ़ोन आ गया कि जनाब टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। टेक्निकल टीमें भी एयरटेल की लगी रहीं और उधर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी लगे रहे, लेकिन अभी तक वो पैसा लोगों के खाते में वापस नहीं आया। इसका साफ तौर पे क्या मतलब है कि हम 180 की बात करते हैं। आप ये देखिए, मान लीजिए 100 रुपया रख लीजिए, अगर 50 लोगों का दिन में 100 रुपया कटा तो 5,000 रुपया तो हो गया। और अगर 5,000 लोगों का कटा तो कितना हुआ, और अगर 5 लाख लोगों का कटा तो ये कितना पैसा हुआ। ये वही हुआ कि जब आप आयुष्मान भारत के हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे थे, आप 20 रुपया दे रहे थे। आप नहीं सोच रहे थे जो मैं 20 रुपया दे रहा हूँ, अगर 50,000 कार्ड बनेंगे तो ये 20 रुपया कितनी बड़ी रकम है, जो रकम हम सरकार कह रही है मत दो, हम कह रहे हैं ले लो। हम अपनी मतलब इच्छा शक्ति से वो सब करप्शन ही हुआ, ये भी करप्शन हुआ। अब मेरा पॉइंट इज
कि टोल प्लाज़ा को लेकर जो लोगों के बीच में परेशानी है, उस परेशानी को मुझे लगता है खबर हमारी दुगना करेगी कि 1 अप्रैल से आपके टोल प्लाज़ा के ऊपर जो रेट्स आपके वो रिवाइज होने जा रहे हैं। अब आपका बन का टोल प्लाज़ा जो है और महंगा होने जा रहा है, आपका ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा और महंगा होने जा रहा है, आपका लखनपुर का टोल प्लाज़ा और महंगा होने जा रहा है। और जब इन्हीं टोल प्लाज़ाओं के ऊपर आपका पैसा गलत कटेगा, मान लीजिए आपको जो पास, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जितनी बार हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात की और हमको जब भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी, हमने भी उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया। क्यों? हमने कहा ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई टोल प्लाज़ा बनता है, उस टोल प्लाज़ा के बनने के बाद जो पैसा कटेगा वो पैसा हमारी रोड को ठीक ठाक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसका फ़ायदा हमें ही होगा। 4 लेन रोड बने, 8 लेन रोड बने, हम तो वही सब चाहते हैं, हम सब वही सब चाहते हैं। 8 लेन रोड मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और हम उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारा आर्गुमेंट ये था कि हम एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ अभी आतंकवाद गया नहीं, जहाँ अभी भी आतंकवाद का साया है और भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों की और हैं। ये जो डबल पैसे कट रहे हैं ये तो अनअकाउंटेबल मनी है ना, ये ऑफिशियल खातों में थोड़ी चढ़ेगा क्योंकि ये 2 बारी कटा है। 2 बारी कटा तो है। वहां से ये कह सकते हैं कि ये रिफंड हो चुका है, जबकि आम आदमी को मालूम है कि रिफंड हुआ नहीं है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि हम एक ऐसी इकॉनमी है कि हम एक तो देश के बिल्कुल एक कोने पर हैं। हम ये कह रहे थे स्ट्रेट लाइन की तरफ से, जो मैंने लगातार एक बात को हाईलाइट किया, मैंने कहा कि यहाँ टोल प्लाज़ा अभी आपको फंक्शनल क्यों नहीं करने चाहिए। तो मेरा ये था कि यहाँ का सारा आपका टूरिज़्म जो है वो धार्मिक पर्यटन है, और धार्मिक पर्यटन भी नहीं मैं कहूँ श्रद्धा के चलते लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं, लोग बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आ रहे हैं, लोग शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, लोग किश्तवाड़ के ऊपर जाना चाहते हैं, लोग भद्रवाह में जाना चाहते हैं, और सब कुछ। और जो आपका टूरिस्ट है वो 4-5 लाख के करीब है, ज़्यादा टूरिस्ट आपका है नहीं यहाँ पे। तो हम ये कह रहे थे कि जब तक आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बूम नहीं करती, तब तक कम से कम आप जम्मू कश्मीर में टोल प्लाज़ा जो है ना लगाएं। और तो 5% की बढ़ोतरी भी होने वाली है। 5% की बढ़ोतरी होगी। मेरा ये था कि नहीं, टोल प्लाज़ा आप लगाएं, आप थोड़ा इंतजार करें, साल का समय दें जम्मू कश्मीर को, 2 साल का समय दें, और 2 साल का समय देने के बाद जब आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का GSDP ठीक हो गया है, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी अब ठीक हो गई है, तो आप टोल प्लाज़ा लगाएंगे तो लोगों को टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक एनवायरनमेंट आप 2 साल के अंदर बना सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आप टोल पे करेंगे तो आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी। लेकिन चलिए, अब टोल प्लाज़ा लग गए। टोल प्लाज़ा लगने के बाद रूल्स की वायलेशन हुई है, ये सिर्फ हमने नहीं कहा, ये RTI एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने कहा, ये जम्मू के लॉयर्स पिटीशन लेकर गए थे उन्होंने कहा, ये जम्मू, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के UT अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, बीजेपी के सारे नेता ऑफ कैमरा ये सब मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ गलत है। रियासी के लोग थोड़ी सी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियासी के लोगों को उस थोड़ी सी नेशनल हाईवे इस्तेमाल करने का पूरा टोल पे करना पड़ता है, पूरे का पूरा टोल बेचारों को पे करना पड़ता है। 140-280 रुपये, 140 रुपये पे करना पड़ता है, और अगर उनके पास फास्टैग नहीं है तो 280 रुपये उनको पे करने पड़ते हैं। रियासी के लोगों 280 रुपये पे कर रहे हैं, 200 रुपये अब अगर देना है तो वो भी लोगों को देना है। जिसको नारायणा हॉस्पिटल जाना है, नारायणा हॉस्पिटल जाने वाले को भी 200 रुपया देना है, वो पेशेंट के साथ है, क्रिटिकल पेशेंट के साथ। अगर अपनी गाड़ी में जा रहा है तो उसको भी पैसे देने हैं। तो साफ तौर पे ये मतलब है कि पीपल आर स्पेंडिंग आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, ठीक है, फॉर यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ रोड। पूरा रास्ता भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि आप जो पैसा लोगों से ले रहे हैं वो आप ये नंदनी के टनलों को क्रॉस करने का नहीं ले रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं जम्मू से उधमपुर तक स्ट्रेच का आपने 140 रुपया लोगों से लेना है, लोग पैसा दे रहे हैं। यही सब इश्यूज लेकर आप हिसाब लगाइए, हमको बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये मंत्रियों को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा था, ये MLAs को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा था। कि RO क्या कह रहा था कि UT अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनको RO कह रहा है जी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप चिट्ठी नितिन गडकरी जी को लिखिए, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप चिट्ठी फलानी जगह लिखिए। साफ तौर पे इससे नज़र आता है कि अफसर अगर चाहे तो आपका इतना बढ़िया बेवकूफ़ बना सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है समझ नहीं पाएंगे कि आपका बेवकूफ़ बना है, और आप उसी के गुणगान गाते रहेंगे कितना बढ़िया अफसर है, कितना कमाल का अफसर है, इससे बढ़िया अफसर ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बड़े प्यार से बात करता है। जैसे मैंने आपको कहा, हम जब भी गए हमें क्या कहा गया, उनके पास कैमराज हैं, सब रिकॉर्डिंग उनके पास है, दे शुड मेक इट पब्लिक सो दैट पीपल कैन नाउ हमने क्या कहा वहाँ जाकर और उन्होंने क्या कहा। हमेशा हमको ये कहा जाता था ठंडी खुई का पास बना देते हैं आपको, बन टोल प्लाजा का पास बना देते हैं आपको। हमने बार बार ये कहा कि वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर अ पास, वी आर सिंपली आस्किंग यू कि आप अगर हमसे टोल लेते हैं 200 बनता है तो 200 लीजिए, अब 200 प्रॉब्लम्स है उन्हें रेक्टिफाई करें। और मुझे अगर अपनी गाड़ी के ऊपर 3 बार फास्टैग बदलना पड़ा,
वो 3 बार फास्टैग मैंने पास लेने के लिए नहीं बदला, वो 3 बार फास्टैग मैंने पैसा पे करने के लिए, रोड के ऊपर टैक्स पे करने के लिए मैंने वो फास्टैग बदला। तो अगर मैं 3 बार अपना फास्टैग बदलवा रहा हूं और मैं ये मानता हूं दैट आई कैन पे टोल, तो ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। लेकिन हमको ये सोचना है कि वो 5,000 कमाई करने वाला, वो 3,000 कमाई करने वाला, वो गरीब आदमी। और उसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत एक और है कि जब किसी जगह आप ये टोल का इशू लेकर लोगों के पास जाते भी हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सा वहाँ सवाल किया जाता है, बड़ी खूबसूरत सी ये बात की जाती है कि जी क्या बात है 140 रुपये देने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, ये कौन सी बड़ी बात है 140 रुपया देना, जब आपने गाड़ी रखी है तो 140 रुपये क्यों नहीं देंगे आप? जनाब, लोगों ने गुनाह किया गया, गाड़ी खरीद ली। मतलब अगर किसी आदमी ने सेकेंड हैंड मारुति खरीद ली, उस गरीब आदमी ने ये सबसे बड़ा जुर्म कर लिया कि तूने सेकंड हैंड मारुति क्यों खरीदी। अब अगर तूने सेकंड हैंड मारुति खरीदी है, तेरे हमने कपड़े उतार लेने हैं और जो टोल पे तुझसे बड़े हुए तेल के दाम भी भरो और साथ में डबल टैक्स भी भरो। मतलब सिंपल ये है कि शायद हम लोगों में अंदर से वो शक्ति जो थी ना बर्दाश्त करने की, मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को खत्म हो गई है। हम घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, अच्छा ओहो हो, ये तो फलाने डिपार्टमेंट में चपरासी लगा हुआ है, इसने मारुति कैसे खरीद ली, ये तो इसका बाप तो क्लर्क है, इसने क्या कहते इतनी लंबी गाड़ी कैसे रख ली। मतलब टॉलरेंस हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी खरीदते वक्त वो टैक्स पे करता है, गाड़ी का इंश्योरेंस वो टैक्स के तौर पे करता है, गाड़ी की सर्विस जितनी बार कराता है उतनी बार वो जीएसटी पे करता है, बाजार में आटा चावल लेने जाता है तो बेचारा जीएसटी पे करता है, वो दुकान के ऊपर कोई भी छोटी चीज़ खरीदता है वहाँ वो जीएसटी दे रहा है, अगर थोड़ी सी बेचारे की इनकम बढ़ जाती है तो बेचारा इनकम टैक्स दे रहा है। एक आम आदमी अपनी चमड़ी उतार के दे रहा है, उसके बाद सिर्फ इतना कहता है कि भैया मैं जिस यूटी में रहता हूँ इस यूटी के हालात अभी ठीक नहीं हैं, हालात ठीक हो रहे हैं और बेहतर होंगे, आप कम से कम 2 साल का विंडो, 3 साल का विंडो जम्मू कश्मीर के लिए क्रिएट करें ना, ताकि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को ये महसूस हो कि यार मेरे साथ तो सरकार बहुत प्यार करती है। और दूसरा, पहले 40 रुपया 50 रुपये के करीब करीब जो है लखनपुर में एक टैक्स सरकार ने लगाया हुआ था, तो उस समय बहुत हू हल्ला होता था कि जनाब देखिए लखनपुर में टैक्स लिया जाता है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं। आज समझ में नहीं आता कि वो शोर करने वाले कहाँ चले गए। आज कोई नहीं पूछता कि लखनपुर में भी आपने टोल प्लाजा लगाया अच्छा खासा, वहाँ पे भी ले रहे हैं आप और 2-2 बार ले रहे हैं। और हमसे तो कमाल का लिया कि हम अभी लखनपुर के टोल प्लाजा से निकले ही थे, ठंडी हुई में टोल कट गया, ठीक है। और ये तो शुक्र करिए कि मैंने एयरटेल का मनी बैंक खाली किया, वरना मैं घर पे होता, बंद में मेरा टोल कट रहा होता। और मुझे तो कई बार ये भी होता है कि मैं जम्मू बैठा हूँ, कश्मीर में मेरा टोल कट रहा है और रिफंड भी नहीं आएगा। और उसके बाद रिफंड तो भूल जाइए ना, वो सिर्फ एयरटेल वाले आपको फ़ोन करते हैं, नमस्कार आप कैसे हैं, बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमारा एयरटेल वाले 4G बहुत बढ़िया चला रहे हैं, मतलब इतना अच्छा एयरटेल का 4G चल रहा है कि मतलब कई बार तो मन करता है कि एयरटेल के जो मालिक हैं मित्तल साहब, लक्ष्मी मित्तल जी की एक फ़ोटो जो है मैं बाज़ार से लूँ, अपने घर में लगवाऊँ, सुबह शाम उनकी आरती करूँ कि क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बढ़िया एयरटेल आप चला रहे हैं और आप इतना कमाल का एयरटेल का आपका मनी बैंक चल रहा है कि लोगों के मनी बैंक से घर बैठे बैठे टोल प्लाजा के पैसे कट रहे हैं। और फिर एक मैडम का फ़ोन आता है, वो 5 मिनट आपको इतने प्यार से, इतने सुंदर तरीके से आपसे बात करती हैं कि 5 मिनट के बाद जब वो ये कहती हैं कि सर जल्द आपके पैसे आपके खाते में आएंगे, वो ये कहानी आपको सुनाती हैं ठीक जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, और मार्च हो गया होता, पैसे वापस नहीं आते और इंसान को फीलिंग भी बुरी नहीं आती। इंसान कहता है चलो कोई बात नहीं, मैडम ने बड़े प्यार से बात की थी, क्योंकि आम आदमी तो अक्सर और बेशतर प्यार से उससे कोई बात करके राजी नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाला देखता है, वो भी उसको ये बताता है कि मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। बैंक जाता है, वहाँ का मुलाजिम उसको ये बताता है कि भाई तू आम आदमी है, तू आम तरीके से रहे। पुलिसकर्मी कहीं मिल जाए, वो भी उसी को धौंस दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो सीबीआई ने इतना बड़ा ये हालांकि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, यहाँ तो हज़ारों करोड़ों के स्कैंडल हैं, लेकिन सीबीआई ने जो ये किया है, छापेमारी जो की है और इसमें जो 2 लाख रुपया आरओ के यहाँ से मिला है, ये गंभीर है। ये नहीं, आरओ के यहाँ से मिलना बहुत गंभीर है। उम्मीद और तवक्का ये कि आरओ साहब से अच्छे तरीके से पड़ताल की जाएगी और उनसे मालूम ये किया जाएगा कि जनाब ये जो आपने किया है, ये सिर्फ आपने इन ठेकों में किया है या कहीं टोल प्लाजा वाले मामले में भी यही कुछ गड़बड़ की है। साफ तौर पर मामला ये कि आज सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर जम्मू हेमराज के खिलाफ और साथ ही में राकेश कुमार चौधरी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। अब मालूम ये करना है कि आगे इन्वेस्टिगेशन जब चलेगी तो क्या कुछ निकल के आएगा, क्या और भी टेंडर्स इसी तरीके से अलॉट किए गए हैं, क्योंकि सीबीआई ने जो हैंड आउट इशू किया है उसमें ये कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अन्य ऑफिशियल्स भी
इस ट्रांजैक्शन में, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए थे। देखना यह है कि कौन कौन मिला हुआ था और क्या उनके खिलाफ अब प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। वहीं आम आदमी के लिए बड़ी बात यह कि ये एक इंसिडेंट है, इसके अलावा ना जाने और कितने इंसिडेंट्स हैं जहां पर टेंडर्स इसी तरीके से अलॉट किए जाते हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और हमें बहुत देर के बाद मालूम चलता है।